Hello students, my name is Abhishek Singh Solanki. I am Maths faculty Resonance from PCCP department. आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या हमारे को यहाँ पर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं डाटा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से अपन यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। ठीक है, तो जब भी हम कोई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। ठीक है, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, क्लास। ठीक है, तो ये एक बहुत जो डाटा कलेक्ट कर किया जाता है स्कूल के द्वारा। ठीक है, वो भी एक प्रकार का डाटा ही है। जब आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाता है, उसके बाद में आपके कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी आपका टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते हैं, आपकी क्लास के अदर स्टूडेंट्स के भी जो मार्क्स आते हैं, उसके लिए भी पर्टिकुलर एक कलेक्शन रखा जाता है। वो भी एक डाटा का ही कलेक्शन है। ठीक है, तो एक्चुअली हम डाटा बोल किसको रहे हैं, हमारे पास में राइट टाइम एक राइट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक राइट टाइम राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। मतलब इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर के एक कलेक्शन कर रहा है, खुद जाकर के एक कलेक्शन कर रहा है। ठीक है, हमारे पास ये जो डाटा होता है ये दो टाइप का होता है। तो पहली चीज़ तो देखो, डाटा समझ में भी आना चाहिए। डाटा जैसे एक कंप्यूटर, जो बच्चे सीखते हैं तो कंप्यूटर से लिया गया एक वर्ड है ये डाटा। और इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपके सामने बोल रहा हूँ कि जैसे हमारी एक कंट्री की पॉपुलेशन को जब काउंट किया जाता है तो पर्टिकुलर एक डाटा कलेक्शन होता है। उस डाटा कलेक्शन में ये फिर ये देखा जाता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मेल कितने हुए, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं। ठीक है, चाइल्ड में भी वो अलग अलग कुछ कैटेगरीज दे देते हैं कि जैसे 0 to 6 ईयर के कितने चाइल्ड हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में 0 to 6 ईयर के कितने चाइल्ड्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 6 to 18 ईयर के कितने हैं, अपर टू 60, ग्रेटर देन 60। ठीक है, 60 से ज़्यादा लोग कितने हैं, 60 से ज़्यादा एज वाले लोग बाग कितने हैं। तो ये जितना भी सारा कलेक्शन है, बस इसी को हम अभी डाटा बोल रहे हैं। इस चैप्टर में जो हम डाटा पढ़ने वाले हैं वो आपका एक न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। ठीक है, नंबर्स वाली फॉर्मेट में वो डाटा आपको गिवन होगा। तो यहाँ पर देखो पता क्या क्या होना चाहिए कि हमारे पास में दो टाइप का डाटा होता है। नंबर फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकंड सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर के जो कलेक्शन करता है डाटा का, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल कि जैसे अभी जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया पॉपुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड अभी हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया, तो इससे हम सीखने की यहाँ पर कोशिश करें कि टोटल मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन अगर हम किसी न्यूज़पेपर से या फिर किसी मैगज़ीन से कलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक सेकेंडरी डाटा है। क्योंकि ये कलेक्शन हमने नहीं किया, हमारे को उसकी डायरेक्ट एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारी कंट्री में इतने मेल हैं, इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं। आपने इस तरीके से पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। और इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर के जिस डाटा का कलेक्शन करता है वो कहलाता है प्राइमरी डाटा। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ टर्म्स जो सीखनी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी देखो हम किसको बोलते हैं कि मैंने कोई भी एक डाटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास का एक टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का।
एक टेस्ट लिया 10 मार्क्स का, उसमें सपोज क्लास के अंदर 10 ही स्टूडेंट्स हैं और कुछ अलग अलग उनके मार्क्स आते हैं। मैं यहाँ पर कुछ मार्क्स लिख भी देता हूँ। इसको हटा देते हैं। टोटल ये 10 स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स हैं, ठीक है। टोटल मैंने यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स यहाँ पर लिख दिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ कि सबसे छोटा नंबर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि सबसे कम मार्क्स किस बच्चे के आए, ठीक है, किसके आए उससे मतलब नहीं, कितने आए। तो यहाँ पर 5 आए और मैक्सिमम मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 10 आया, ठीक है। 5 यहाँ पर एक ही बच्चे के आया, मतलब 5 की फ्रिक्वेंसी 1 है। फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कितनी है? 5 के लिए 1 है। 6 यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, यहाँ पे भी लिख रखा है, यहाँ पर भी लिख रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं 6 की फ्रिक्वेंसी की बात करूँगा तो ये आएगी मेरे पास में 3, ठीक है। 6 की अगर हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पर कितना मिलेगी? 3 मिलेगी। क्लियर हो रही है बात? 6 यहाँ पर 3 टाइम आ रहा है, 5 यहाँ पर 1 टाइम था। 6 के बाद आप एक बार 7 को नोट करें तो देखो 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 7 के लिए भी अगर हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को डिनोट करेंगे, मैं 7 जो मार्क्स है उसके लिए फ्रिक्वेंसी को लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना आएगी? 3 आएगी, ठीक है। 7 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कितनी है? 3 है। बिल्कुल इसी तरीके से हम 9 की, 8 की, 10 की, सबकी यहाँ पर फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं। मतलब फ्रिक्वेंसी का जो मीनिंग है वो ये है कि फ्रिक्वेंसी हम किसको बोल रहे हैं कि हमारा जो डाटा है उसमें कोई भी नंबर, कोई भी फिगर, फैक्ट कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी जो कितने टाइम यहाँ पर वो चीज़ रिपीट होती है, ठीक है। अगली जो यहाँ पर आपको बात पता होना चाहिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर टेबल्स की बात करते हैं। अच्छा, इसके बीच में एक चीज़ और सीख लेते हैं पहले, टेबल के भी पहले। इसको अपन 3 नंबर ना दे करके नेक्स्ट नंबर दे देंगे। थर्ड नंबर रेंज, ठीक है। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो पता होनी ही चाहिए। मेरे पास में एक डाटा है, इसी टाइप का एक डाटा है। तो इस डाटा के अंदर जब मैं यहाँ पर कुछ नोटिस करूँगा कि मेरे पास में देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 है। और सबसे बड़ा नंबर अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो मुझे मिलेगा 10, ठीक है। तो जो आपकी रेंज होती है, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इस मैक्सिमम वैल्यू में से अगर मैं मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दूं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे को क्या मिलती है? रेंज मिलती है, ठीक है। क्लियर? ये हमारे पास में बस एक छोटा सा डाटा हमने यहाँ पर कलेक्शन कर रखा है। 10 मार्क्स का एक टेस्ट है और 10 स्टूडेंट्स ही इसके अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। एक छोटा सा टेस्ट है, उसमें कुछ बच्चों के जो 10 स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स कुछ इस तरह से हैं आपके सामने। इसमें मैक्सिमम मार्क्स किसके आते हैं? कितने आते हैं? 10 आते हैं। मिनिमम यहाँ पर देखो कितने आते हैं? 5 आते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर 10 है, फिर 5 है। तो अगर मैं यहाँ पर रेंज की बात करूँगा तो ये रेंज आपकी 5 आएगी। क्लियर हुई बात? ठीक है। इसी एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर मिनिमम मार्क्स 3 भी हैं किसी बच्चे के, 5 नहीं है, 3 है, ठीक है। तो उस वाले केस में जब आप यहाँ पर रेंज की बात करेंगे तो आपका देखो मैक्सिमम यहाँ पर 10 है, मिनिमम 3 है, तो आपको यहाँ पर रेंज इसकी मिलेगी 7। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास में डाटा होता है उस डाटा में एक मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को आपको देखना होता है कि ये किस रेंज में है, ठीक है। रेंज का मतलब वो किस रेंज में आ रही है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर रेंज की बात करेंगे तो रेंज
इस पर्टिकुलर अगर मैं 3 लेकर के यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर रेंज देखो कितना मिलेगी, 7 मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो आती है टेबल्स। तो देखो यहाँ पर टेबल जो वैसे मैं एक जनरल फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। एक तो देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, एक होती है आपकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर? नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, चूंकि आप 8th लेवल पर पढ़ रहे हैं और 9th और 10th लेवल पर भी इसी टाइप का एक चैप्टर, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, आगे जाकर के भी आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये आपको सारी की सारी टर्म्स काम आती है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के बारे में देखा, ठीक है, रेंज के बारे में देखा, तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए। क्लियर? अभी यहाँ पर मैं केवल आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करते हैं अपन, और इसी पर अपन एक एग्जाम्पल लेकर के इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करूँगा जो हमारी टेबल में काम आती है। ठीक है, और उस टर्म को हम यहाँ पर बोल करके चल रहे हैं टैली मार्क। क्या बोल के चल रहे हैं? टैली मार्क। ठीक है, देखो टैली मार्क एक्चुअली होता क्या है, एक टाइप का एक सिंबल है। टैली मार्क एक सिंबल है। मैं यहाँ पर 1 to 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट यहाँ बना लेते हैं 8 9 एंड 10, इनके लिए हम देखो टैली मार्क लिखेंगे। ये तो अपने नंबर्स हैं, यहाँ पर मैं टैली मार्क लिख रहा हूँ। ठीक है, ये नंबर्स हैं अपने, यहाँ पर अपन लिखेंगे इसके टैली मार्क। कैसे लिखने हैं, हमेशा आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। और ये जो अभी हम टेबल बनाने जा रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन लेंगे इससे रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ये जो क्वेश्चन होगा उसमें काम भी आएगा ये। तो देखो किस तरीके से लिखते हैं। 1 के लिए आपको सीधा सा इस तरीके से एक सिंबल देना है, 1, जैसे हम रोमन नंबर में दिया करते हैं। ठीक है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए सिंपल है, 4 के लिए 4, 1 2 3 4। ठीक है, 5 के लिए देखो किस तरीके से देंगे, 1 2 3 4, और इस तरीके से इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको क्रॉस करना क्या कहलाएगा? 5 कहलाएगा। 5 तक समझ में आ गया? 1 2 3 4 5, और इसके आगे एक और जो क्रॉस साइन उस पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? 6। 1 2 3 4, ये 5 6 एंड 7। बिल्कुल इसी तरीके से 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। बिल्कुल इसी तरीके से 4 5 6 7 8 9। क्लियर? तो 10 के लिए हम ऐसे सिंबल 2 बार बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 अगेन 5। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर एक और क्रॉस देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। इतने में हमारी जो टेबल होती है उससे हमारा काम भी हो जाता है। ठीक है, ये जो डाटा हैंडलिंग है ये स्टैटिक्स का एक पार्ट होता है, स्टैटिक्स। ठीक है, उसका एक पार्ट होता है। उसमें हम जो 9th और 10th लेवल पर जो आप लोग टर्म्स पढ़ेंगे आगे जा कर के, उसमें आप मीन, मॉड और मीडियन भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ पर सिलेबस में है उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, उसमें काम आएगा टैली मार्क, जिसको अपन ने अलग से कहीं पर लिख लिया, नोट कर लें इसको। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो एक छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि सपोज
8th क्लास में ही एक टेस्ट लिया गया, क्लास 8th में एक टेस्ट लिया। किस तरह का टेस्ट लिया? 10 मार्क्स का टेस्ट लिया। एक टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, ठीक है। तो बच्चों के जो यहां पर मार्क्स आते हैं वो मैं डिनोट कर रहा हूं अलग अलग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। तो कुछ और भी दे देते हैं इसमें। ये बच्चों के कुछ मार्क्स आते हैं, ठीक है। यहाँ देखो मैंने मिनिमम लिया है 2 और मैक्सिमम मैंने यहाँ पे लिया है 9। 10 मार्क्स का पेपर है, 10 मार्क्स का एक छोटा सा पेपर है और ये हमारे पास में मार्क्स हैं कुछ, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हम सीख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर, कि फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर जो मीनिंग है वो ये है कि कोई भी नंबर, ये जो हमारे पास में डाटा कलेक्ट हुआ है ये ऑब्जर्वेशन भी कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी एक नंबर, जैसे मैं 2 की अगर बात कर रहा हूँ तो ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से बनाऊंगा मैं, पहले मार्क्स लिख लेते हैं, यहाँ पर टेली मार्क लिख लेते हैं, ठीक है। एक साइड टेली मार्क लिख लिए और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं इसको। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक बार सोच करके हम देखें कि ये मेरे पास में अगर मार्क्स होते, मार्क्स किसी क्लास के स्टूडेंट्स के, तो यहाँ तो मैं मार्क्स लिख दूंगा। जैसे यहाँ पर मिनिमम आ रहा है 2 मार्क्स, फिर किसी बच्चे के 3 भी आ रहा है तो 4 भी आ रहा है, तो मैंने 5 भी लिया है, यहाँ पर 6 भी लिया है और 7 अपन ने यहाँ पर नहीं लिया, ठीक है। 6 के बाद में 8 लिया है और 9 लिया है, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास में ऐसे 7 रो बन जाएंगी, क्लियर हुई बात। फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर क्या डिनोट करेगी, फ्रीक्वेंसी ये बताएगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं। मतलब यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे को क्या लिखना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपके पास में ये तो कुछ मार्क्स हैं, यहाँ पर आपको टेली मार्क्स लिखना है और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के की जानकारी देनी है। किस तरीके से देंगे, ध्यान से देखें। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, देखो 2, फिर 6, तो 6 के आगे केवल इसको थोड़ा सा अपन अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, जिससे गलती ना हो। सबसे पहले 2, फिर देखो आगे क्या दे रखा है 6, ठीक है, फिर है 5, फिर अगेन 6, तो 6 के आगे दोबारा से इस तरीके से एक और साइन बनाते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट 4, उसके बाद में आता है 8, उसके बाद में अगेन 4, ठीक है, अगेन 4, 2 6 एंड 8, 2 6 एंड 8, ठीक है। मैं ऐसे ही काउंट नहीं कर रहा, मैं एक एक नंबर को लेकर के यहाँ पर काउंटिंग सिखा रहा हूँ आपको। इससे आपके कभी भी कोई प्रॉब्लम होने के, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मैं यहीं से चलना स्टार्ट करा, फिर 6 आया तो 6 पे चला गया, 5 आया तो 5 पे आ गया, ठीक है। वहाँ तक हम कवर कर चुके हैं अभी। बिल्कुल इसी तरीके से आप दोबारा से देखें, 8 पर अगेन 9, अगेन 9, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 4,
नेक्स्ट 8, 2, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी 4 आ रही है। इसकी फ्रिक्वेंसी, जब मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की बात करूँगा तो ये जो आपने टेली मार्क्स लिखे हैं इन्हीं को आपको आगे लिखना है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर अगेन 4, नेक्स्ट 1, 4, 4, 2, 4, 4 एंड 2। ठीक है, वैसे ऐसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार ऐसा सीखने के हिसाब से केवल दे रहे हैं अपन। ये आपकी नंबर ऑफ़ रोज बन जाएंगी। यहाँ पर ये वाले आपके नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं। ये वाले ऐसे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके नंबर ऑफ़ कॉलम आपको ऐसे ही यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाने। टेली मार्क्स इसी तरीके से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा दोबारा से अब चेंजेस करके आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये बोलता कि यहाँ पर 4 की प्लेस पर आप 6 लिख दें एक बार और, ठीक है ना, ये जो आप 4 वाला प्लेस है इस पर एक बार अगर मैंने यहाँ पर 6 लिखा होता तो देखो आपको 6 में 1 बढ़ा देता और 4 में 1 कम कर देता। तो मैं 6 में 1 बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो ऐसा वाला साइन आ जाता है। तो आपकी यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी बनती इसकी, ये क्या बनती, 5। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी फ्रिक्वेंसी बनती इसकी वो क्या बनती, 5 बनती। तो ये एक टाइप है, क्वेश्चन है छोटा सा, बिल्कुल अपने बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेने के पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और सीखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली। ये आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। जब भी हमारे पास में कोई डाटा का कलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि वो डाटा हमारे पास में बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पर केवल 20 स्टूडेंट्स का ये डाटा कलेक्ट किया। हो सकता है यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट होता, हो सकता है 1000 स्टूडेंट्स का कोई डाटा यहाँ पर कलेक्ट होता, उनके कुछ मार्क्स हमारे को लिखने होते। तो बार बार हम इस तरह की टेबल नहीं बना सकते। ठीक है, तो उसका एक ऑल्टरनेट ढूंढा गया। सेकंड नंबर कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे। इस वाली जो टेबल में इसका एक्सटेंडेड फॉर्मेट है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे। अब ग्रुप बना देंगे तो ग्रुप हम किस तरीके से बनाएंगे कि जैसे मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसे अभी तो मैंने आपको ये बोला कि जो 2 मार्क्स है वो 4 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूँगा कि 0 से लेकर के 10 तक के मार्क्स पर्टिकुलर इतने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। 10 से लेकर के 20 तक के मार्क्स इतने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। 20 से लेकर के 30 तक के जो मार्क्स हैं वो पर्टिकुलर जैसे 6 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर उस ऐसी जो हम टेबल बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसका हमने नाम क्या दे रखा है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है।